गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 9 नवंबर 2020 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड एंजॉय किया होगा। विलियम जेम्स कहते हैं, इट इज आवर एटीट्यूड एट द बिगिनिंग ऑफ ए डिफिकल्ट टास्क विच मोर देन एनीथिंग एल्स विल अफेक्ट इट्स सक्सेसफुल आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दिन की शुरुआत आपने ये सोचकर की कि अरे यार आज का दिन जो है वो बहुत बुरा होगा, तो ट्रस्ट मी, ये दिन जो है ये बहुत बुरा होगा। और अगर आप सुबह उठते हैं, जब आपकी आंख खुलती है और आप अपने आप को कहते हैं कि आज कितने भी चैलेंजेस आ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, राइट, आई विल स्टे पॉजिटिव। आज के दिन का मेरा मंत्रा है, आज के दिन में बस यही चीज़ मैं करने वाला हूँ कि मैं जो भी करूँ आई विल डू इट विथ पॉजिटिव थिंकिंग एंड ए स्माइल ऑन माई फेस। अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे, आई एम श्योर एक बार आपने इसका स्वाद चख लिया, फिर आपके दिन की शुरुआत आप पॉजिटिव तरीके से ही करेंगे। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि 365 डेज में से अगर 365 डेज यानी कि पूरा साल आप पॉजिटिव दिन बिताएं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अचीव नहीं कर सकते। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, बिग दिवाली सेल इज ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 50% डिस्काउंट। ऊपर से जब आप दिवाली 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। 17 नवंबर तक ही ये बिग दिवाली सेल चलेगा, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। स्मार्ट कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, हमारे एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऑफर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ओनली इफ यू डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। तो आज ही डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज इट्स जॉब्स स्टूपिड। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल है। बिहार हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको एक स्टीरियोटाइप बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे हमारे देश के अलग अलग राज्यों में, ऐसा नहीं हर एक व्यक्ति, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि बिहार जो है वो एक प्रकार का बर्डन है। बिहार जो है उसने क्या दिया है हमारे देश को। लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आप बिहार की हिस्ट्री में जाए तो जहाँ तक मुझे पता है, बिहार जितना कंट्रीब्यूशन हमारे कल्चर में और आज भी इकोनॉमी में भी, राइट, टूरिज्म में, व्हेन आई लेट मी गिव यू फॉर बिहार के जो कल्चर की बात कर रहा हूँ, तो मगध को देख लीजिए। मगध जो साम्राज्य था, फिर बुद्ध महावीरा के साथ जुड़ी हुई बातें, फिर जो हमारी एक गंगा की जो ट्रेडिशन है, तो वो आपको बिहार में, बिहार उसके ओरिजिनेशन या फिर उसकी शुरुआत जो है वो इस क्षेत्र में हुई। फिर बहुत सारी ऐसी रिलीजन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। बुद्धिज़्म के बारे में बात करें तो जो बुद्धिस्ट कल्चर हैं वो, और आज भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देखिए, दुनिया के कितने सारे लोग जो हैं वो भारत की यात्रा पर आते हैं, बोध गया आते हैं और अलग अलग जगहों पर आते हैं। तो बिहार जो है वो एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य है। और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिहार एक प्रकार का बेलवेदर है। बेलवेदर यानी कि बेलवेदर शब्द का मतलब ये होता है कि जब आपने देखा होगा कि जो भेड़ बकरियां हैं, तो उनके एक एक ग्रुप में सबसे आगे एक लीडर होता है, वो वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर सारे जो भेड़ बकरियां हैं बाकी के जो हैं वो उनको फॉलो करेंगे। एक लीडर है और बाकी के फॉलोवर्स हैं। द सेम वे है जब पॉलिटिकल ट्रेंड्स की बात करें कि हमारे देश में कौन सी चीज़ें इलेक्शन के टाइम पर चलेगी, नहीं चलेगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, तो इसमें बिहार एक बेलवेदर स्टेट का रोल प्ले करता है। आज से लगभग 30-40 साल पहले की बात है, जब कास्ट जो है, जो आइडेंटिटी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बन गई थी इलेक्शंस में, और आज भी उसकी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि कास्ट का कोई रोल ही नहीं रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कास्ट का रोल आज भी है। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन टाइम पर। पर्सनल लेवल पर हम इसको माने ना माने, वट एवर इट इज़, ये हमारे ऊपर है। लेकिन अगर कास्ट के आधार पर ही लोग अगर जीतते आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो बेस्ट पर्सन, राइट मैन फॉर राइट मैन और राइट वुमेन फॉर
राइट जॉब एट ए राइट टाइम विथ ए राइट पे, ये होना चाहिए कि जो एक कैपेबल व्यक्ति हैं, अगर चेंगिस खान के ज़माने में वो अगर ऐसे लोगों को अपॉइंट करता था जो बेस्ट हों, राइट, अपने ऐसा नहीं कि रिलेटिव या फिर नेपोटिज्म कि ये मेरा दोस्त का बेटा है तो इसको ये बना दिया, नहीं। उस टाइम पर एक प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसी सिचुएशन थी, आज की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से अलग था, लेकिन चेंगिस खान के समय में ये चीज़ें थी कि यू हैव टू पास ए टेस्ट और उसके बाद आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर आपको जॉब दी जाएगी या फिर आपको पोस्ट दी जाएगी। तो ये होना चाहिए, और शायद इसी वजह से, और आप देखेंगे जितने ऑर्गेनाइजेशंस में राइट पर्सन एट ए राइट डेस्क एट ए राइट टाइम विथ ए राइट पे, अगर ऐसा है तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने में से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपका कोई रिसोर्स है तो ये है ह्यूमन कैपिटल। इन द सेम वे पॉलिटिक्स में भी अगर एक अच्छा लीडर किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर बन जाता है और एक अच्छी टीम वो बनाता है, तो चांसेस यही हैं कि वो राज्य जो है वो हर एक क्षेत्र में डेवलप होगा और इकोनॉमिकल ग्रोथ भी अचीव कर सकता है। तो कास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, लेकिन ये जो कैंपेन, ये लेटेस्ट इलेक्शन जो हुआ, तो उसमें कास्ट नहीं लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है कि पहले कास्ट जैसे टॉपिक के ऊपर सारा इलेक्शन जीता और हारा जाता था, लेकिन अब कास्ट से हटकर एक ट्रांजिशन देखने को मिला है कि लोगों ने डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो लॉकडाउन के समय पर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उसके पीछे रीज़न यह है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो उसकी वजह से हमारे देश के ओवरऑल सिनारियो को देखें तो भी खेती बाड़ी का कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी जीडीपी में कुछ लेटेस्ट जो आंकड़ा आया है वो कुछ 17% है, राइट। 15-16% के आसपास रहता था, ये 17% हुआ है बिकॉज लॉकडाउन के टाइम पर सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी को छूट दी गई थी एंड थिंग्स लाइक दैट। और CMIE का डेटा ये कहता है कि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो 9.8%। ऐसा नहीं है कि बिहार की टोटल पॉपुलेशन में से 9.8% लोग को जॉब नहीं है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयड टोटल आप जो विलिंग है जॉब करने के लिए, तो उनको नहीं मिल रही है। लेट्स से 100 लोग ऐसे हैं, तो 100 में से 9.8% लोगों के पास जॉब नहीं है। तो नेशनल एवरेज से भी ये 3 परसेंटेज पॉइंट्स ज़्यादा हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर, और ऊपर से वहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए माइग्रेट हो चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पर उनको वापस जाना पड़ा। तो एनीवे द गुड थिंग इज़ कि बिहार में अब एक एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट की जब बात आ रही है तो बात रोज़गार की हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसके साथ जुड़ा हुआ है, हिडन चीज़ें जो हैं, राइट, या फिर रीड बिटवीन द लाइंस, वो ये सारी चीज़ें हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम या फिर एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, फिक्स्ड नहीं तो एक स्टेबल, कि इतने पैसे तो हमें मिले ताकि हम हमारे बच्चों की, बुज़ुर्गों की परवरिश कर सकें, थिंग्स लाइक दैट। तो ये एक बहुत ही अच्छी साइन है, एंड आई एम श्योर बिहार में ये चीज़ की शुरुआत हुई है तो पूरे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश और दूसरे क्षेत्रों में भी, झारखंड एक्सेट्रा में भी हमें इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। और बिहार को ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा, इंडस्ट्री में ये कॉन्फिडेंस जो है वो इंस्टिल करना होगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक हेल्थी इन्वेस्टमेंट या फिर हेल्थी रिटर्न मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इसको लेकर बिहार को काम करना चाहिए, और ये जो ट्रांजिशन फेज़ है ये एक अच्छा है, ये पूरे देश, खास करके नॉर्थ इंडिया के लिए एक अच्छी बात है कि ये कास्ट और रिलीजन और ये सारी चीज़ों को बैक सीट देते हुए डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट और इस प्रकार के टॉपिक्स जो हैं उसके ऊपर इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। फिर बात करते हैं इंडिया एंड बाइडेन के बारे में। आई एम श्योर यू नो के
बाइडेन जो हैं वो इलेक्शन जीत चुके हैं और अब भारत को ये तैयारी करनी पड़ेगी कि हम यूएसए के नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कैसे करें, राइट। ऑफ कोर्स वी आर मीन्स पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया, अगर किसी भी देश में, खास करके जो इम्पोर्टेंट देश हैं, जैसे कि भारत में अगर 2014 में जब इलेक्शन हुआ और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो जो भी देश हमारे साथ रिलेशन रख रहे थे, जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के साथ काम करते थे, तो उनको पता चला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार आ चुकी है, तो फिर उनके प्लान्स ऑलरेडी होते ही हैं कि अगर ये सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, प्लान ए, प्लान बी, ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो आई एम श्योर भारत के पास भी एक फुल फ्लेज्ड प्लान है कि हम जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कैसे करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों की बात करें इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप के बारे में, तो हमने देखा कि 2+2 की मीटिंग हुई इलेक्शन से कुछ ही टाइम पहले, और ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि कोई भी क्यों ना जीते, मिस्टर ट्रंप अगर फिर से जीत कर आते हैं या फिर जो बाइडेन जीतते हैं, एक चीज़ तो तय थी कि भारत के साथ रिलेशन जो है यूएसए का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और जो भी लीडर आएगा वो रिलेशनशिप को और ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यूएसए में जब वहाँ के लीडर्स सुबह उठते हैं तो उनके दिमाग में पहला थॉट जो होता है वो इंडिया होता है। दैट इज़ नॉट राइट। इंडिया इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट उनके लिए नहीं है कि सुबह उठकर सबसे पहला चिंता का विषय उनका इंडिया हो, क्योंकि यूएसए में बहुत सारे ऑलरेडी इश्यूज भी चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो उन सारे टॉपिक्स के साथ डील करेंगे। बट एनीवे, भारत ने, या फिर आप कह सकते हैं मोदी सरकार ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इन द सेंस टाइम का, समय का, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करना भी थोड़ा बहुत तो नहीं लेकिन ज़्यादा चैलेंजिंग था। एज यू नो, उनके काम करने की पैटर्न कि आज उन्होंने कुछ कहा और फिर कल कुछ ट्वीट करके ऑल ऑफ द सडन एक नई बात बता दी या फिर पूरा एक यू टर्न ले लिया। तो ये थोड़ा एक डिफ़िकल्ट था हर एक देश के लिए मिस्टर ट्रंप के साथ काम करना। बट एनीवे, अब जो बाइडेन की सरकार आ चुकी हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात करें और फ्यूचर स्ट्रेटेजिक टाइज की बात करें तो ये इम्प्रूव ही होंगे फॉर श्योर। और अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो फॉरेन पॉलिसी में, स्टार्टिंग के टाइम पर जो बाइडेन की सरकार जो है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नहीं लेकिन ज़्यादा कोरोना वायरस के ऊपर फोकस करेगी। जैसे हमने देखा था कि लगभग 1 करोड़ लोगों को यूएसए में कोरोना वायरस हो चुका है या फिर हैं। एक्टिव डीएक्टिव केसेस को देखें तो 1 करोड़ 10 मिलियन और 2,30,000 जितने लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु भी यूएसए में हो चुकी हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी यही होगी। इसके अलावा जो यूएसए की एक, जो कहते हैं कि उनकी रूह है, जो आत्मा है, यूएसए की हिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि कैसे दुनिया के अलग अलग देशों के लोग जो हैं वहाँ पर गए और कंट्रीब्यूट किया और आज यूएसए जहाँ पर हैं उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न यही है कि यूएसए ने हमेशा नए आइडियाज़ को, नए लोगों को अपनाया है, गले लगाया है। तो यही शायद एक चीज़ को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मिस्टर ट्रंप के एरा में हमने देखा कि 2 ग्रुप्स बन गए हैं, एक लिबरल्स हैं और एक जो हैं वो काफ़ी रेडिकल्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी, तो इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। फिर बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो ट्रंप एरा के टाइम पर लिए गए हैं उनको रिवर्स भी किया जाएगा, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं वो ये हैं कि COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 या फिर पेरिस एग्रीमेंट में फिर से यूएसए एंटर कर लेगा। एंड दैट इज़ ए वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द होल वर्ल्ड। क्लाइमेट चेंज को रोकना ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए और कुछ देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक व्यक्ति की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यूएसए जैसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा एमिटर में से एक है, अगर वो वापस पेरिस एग्रीमेंट में आएगा तो इसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा और इसकी प्रोसेस भी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है मिस्टर बाइडेन का। उन्होंने कहा है कि वो यूएसए को वापस पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट बना देंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है भारत के लिए भी। दूसरी जो बात है वो है ईरान के साथ। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान के साथ रिलेशनशिप जो हैं
वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे या फिर करेंगे, क्योंकि जो ईरान न्यूक्लियर डील है जिसको कहते हैं JCPOA, आपके लिए एक प्रश्न है। ये JCPOA जो है उसमें टोटल 7 देश थे। सातों के 7 देशों के नाम जो हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है, राइट। तो उन्होंने ये बताया है कि ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसको बैक टू नॉर्मल किया जाएगा, तो ये भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि फिर भारत का जो कनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट है चाबहार पोर्ट, तो भारत के और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप के ऊपर इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगी। ईरान और भारत के रिलेशनशिप के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगी। हम ईरान से तेल खरीद पाएंगे, उनको चावल बेच पाएंगे, और ये ही नहीं, सिर्फ इतना नहीं, ये चाबहार पोर्ट के माध्यम से जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर हैं जो मॉस्को को मुंबई के साथ जोड़ेगा, एक शॉर्टकट है जो आप यहाँ से फिर अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान से या फिर ये एरिया से तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया से फिर थोड़ा ऊपर जाकर रशिया के साथ कनेक्ट हो जाना। तो ये सारी चीज़ों को भी एक ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। कुछ डिसीजंस जैसे कि अफ़गानिस्तान में से अपने सोल्जर्स को वापस ले आना, तो वो तो चलता ही रहेगा, धीरे धीरे करके वो करेंगे। चाइना के बारे में बात करें तो जिस प्रकार से एक एग्रेसिव तरीके से चीज़ें चल रही थी उतनी नहीं चलेगी, लेकिन ऑफ कोर्स चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश वो करेंगे। भारत के साथ कुछ इश्यूज अगर हो सकते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कुछ दोनों देशों के बीच में, यूएस और इंडिया के बीच में डिस्कशन हो सकते हैं या फिर थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हम सॉल्व कर पाएंगे। जो बाइडेन की जो लीडरशिप का तरीका है वो भी ट्रंप से काफ़ी अलग होगा, एक अच्छा होगा आई वुड से, राइट। ट्रंप के टाइम पर हमने देखा कि काफ़ी, टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड। इस प्रकार का बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, बट अब वो नहीं है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ। अगर इलेक्शन होते तो मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही बिलीव करता हूँ कि हम सबको खुद डिसाइड करना चाहिए, खुद तलाश करनी चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, राइट। जनरली अगर कोई आपको बता देगा ये अच्छा है बुरा है, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसको ही मानेंगे, तो हमें खुद तलाश इसकी करनी चाहिए। बट एनीवे, अब देखते हैं कि जो बाइडेन की लीडरशिप कैसी रहेगी। और आज तक ये था कि मिस्टर ट्रंप के टाइम पर यह था कि यूएसए के पावर की ताकत का वो एग्जाम्पल देते थे, लेकिन अब एग्जाम्पल की ताकत जो है वो दिखाएंगे, कि कुछ करके दिखाएंगे, रादर दैन हमेशा मसल फ्लेक्सिंग जो मिस्टर ट्रंप किया करते थे। तो ऐसा अब देखने को नहीं मिलेगा, एंड दैट वुड बी ए गुड थिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम। ये आर्टिकल लिखा है जयराम रमेश, जो हमारे एमपी रह चुके हैं। जयराम रमेश साहब जो हैं उनके आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं, लेकिन यहाँ पर बात कांग्रेस, बीजेपी या फिर कोई भी पार्टी की नहीं हो रही है, दिस इज़ अबाउट एनवायरनमेंट। और मैंने इनके काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, मुझे इनके आर्टिकल्स पसंद आते हैं। एनवायरनमेंट के ऊपर लिखे गए आर्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। और वो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रह चुके हैं पहले। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज़ से आर्टिकल की शुरुआत होती है कि जो BCE है और CE है, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा थिंग, तो अब वो ना रहकर अब हम कह सकते हैं BCE का मतलब है बिफोर कोविड-19 एंड CE का मतलब है कोविड-19 एपिडेमिक का समय। कोविड-19 जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसने बहुत सारे घरों को बर्बाद कर दिया, इकोनॉमीज़ को बर्बाद कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये सारी नेगेटिव चीज़ों में दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोविड-19 हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, राइट। एक मौका है हमारे लिए कि दिस इज़ द टाइम कि हम सुधर जाएं, हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, राइट, रीसेट करें, रिकैलिब्रेट करें और रीथिंक करें, इज़न्ट इट। हम कभी भी हमने सोचा ही नहीं है कि जो हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं, जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो हम पहाड़ों को गिरा रहे हैं या फिर उसमें से इलीगल माइनिंग हो रही है, हम जब फॉरेस्ट को बर्बाद करते हैं, तो इसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। धीरे धीरे जब इसके बारे में सोचा गया, एविडेंस सामने आया, तो हम कभी भी इसको इतना सीरियसली नहीं लेते थे, इज़न्ट इट। लेकिन कोविड-19 ने
एक ट्रेलर दिखा दिया कि अभी भी अगर हमने अपने आप को नहीं जाना, व्हेन आई से हमने, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, हर एक व्यक्ति, अगर हमने हमारी चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं किया तो एक छोटा सा वायरस जो है वो, हमें ये लगता है कि हमारे पास ये है वो है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वॉट नॉट, टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन्स हैं, ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं रहेगी अगर एक छोटा सा वायरस भी वाइल्ड लाइफ में से आपके जीवन में आ गया या फिर ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर गया, जिसको हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज। तो एक छोटा सा वायरस जो है इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और इसके पीछे यही रीज़न है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन इंक्लूजन्स। तो ये हमारे लिए एक R&D करने का विषय है। ये वक्त है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, एक नई शुरुआत का, एक नई सोच का, कि दुनिया को और बेहतर कैसे बनाया जाए। इवोल्यूशन, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को, तीनों चीज़ों को हम 3 E's जिसको हम कहते हैं, EEE, राइट, 3 E's, इनको साथ में लेकर हम चलें। खेती बाड़ी में जब आंख बंद करके ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हम केमिकल्स का छिड़काव करते हैं, कभी हमें पता था, किसी ने बताया था कि इसके इस्तेमाल से आपको आपके वो जो ग्राउंड हैं उसमें से ये ज़मीन में उतर जाएगा, आपका जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट होगा इससे, और जब बारिश आती हैं तो ये सारा केमिकल जो है वो नदियों में मिल जाता है, और फिर नदियाँ पोल्यूट हो जाती हैं, डाइवर्सिटी बर्बाद हो जाती है, हमारी हेल्थ बिगड़ती है। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। सेम थिंग गोज़ विथ फैक्ट्री एज वेल, कि एक फैक्ट्री में कपड़ा बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, और जो भी डाइंग मटेरियल हैं, जो भी केमिकल्स हैं, उसको नदी में छोड़ा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते आए हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन अब पता चला कि ये प्रॉफिट किसी काम का नहीं रहेगा अगर इस प्रकार के डिजीज़ हमारे सामने आ जाएंगे तो। देयर इज़ ऑल्सो नाउ robust scientific evidence to show, for instance, how air pollution exacerbates the impacts of COVID-19. बहुत सारी जगहों पर यह भी देखने को मिला है कि एयर पोल्यूशन की वजह से कोविड-19 की इफ़ेक्ट ज़्यादा रही है। बहुत सारे ऐसे, फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में, मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, और इसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं उनके ब्रीदिंग के ऊपर इसकी इम्पैक्ट होती है, उनके हेल्थ के ऊपर इसकी इम्पैक्ट होती है, और चांसेस ये भी बढ़ जाते हैं कि उनको कोविड-19, क्योंकि लंग्स ऑलरेडी जो हैं वो वीक हैं, तो इसकी वजह से उनके ऊपर इसकी इम्पैक्ट, अगर कोविड-19 हो जाता है तो फिर मृत्यु के चांसेस, मोर्बिडिटी, मोर्टालिटी के चांसेस भी काफ़ी बढ़ सकते हैं। Our environmental problems such as air pollution, water pollution, chemical contamination, deforestation, waste generation and accumulation, land degradation, pesticide, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी। ये सारी चीज़ों की वजह से आज ये हालत तक हम पहुंच गए हैं। और क्लाइमेट चेंज, अब ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर कब होगा, राइट, इसकी इम्पैक्ट ऐसी होगी, अब तो हम इसको देख रहे हैं। अब देखिए कितने सारे देशों में वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की चीज़ हमने देखी, रशिया में हुए वाइल्ड फायर्स, ब्राज़ील में वाइल्ड फायर्स हुए, फिर जो फिलीपाइंस में अभी एक कुछ टाइम पहले की बात है कि एक सुपर टाइफून आया, राइट, फिर मीन्स इसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगी है, टाइफून ज़्यादा होने लगे हैं और वाइल्ड फायर्स ज़्यादा होने लगे हैं। हमारे देश में भी वाइल्ड फायर्स होते हैं, कई जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कई जगह पर बारिश कम हो रही है, कई जगहों पर हमने देखा हैदराबाद की क्या सिचुएशन हुई, राइट। तो ये क्लाइमेट चेंज के अब हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। और एक ऐसा वक्त था जब हम चीज़ों को इस्तेमाल करते थे तो सिर्फ हमें उतना ही पता था कि आज तक, मीन्स आज हमने फॉर एग्जांपल कार का इन्वेंशन किया तो ट्रांसपोर्टेशन में बेनिफिट्स वेरी गुड। ट्रेन जब आई तो हमने देखा कि वाह, एक जगह से दूसरी जगह पर ज़्यादातर सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर आप सेफली पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर हमारी ये सोच नहीं थी कि जब पहला स्टीम इंजन, दिस इज़ रियली ए फैक्ट, पहला स्टीम इंजन जो है, मीन्स जो ट्रेन का इंजन था, उसने जो धुआं निकाला वो धुआं आज भी एटमॉस्फेयर में है। कैन यू बिलीव इट? वो धुआं आज भी। तो आज हम कितना ऐड कर रहे हैं। तो अब हम इस लेवल पर पहुंचे हैं जब हमें ये पता चलता है कि कोई टेक्नोलॉजी जो है उसको इन्वेंट किया तो उसकी एक इम्पैक्ट क्या होगी, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए अच्छी बात है कि दुनिया के अलग अलग देशों ने, जैसे कि
यूएसए का जो स्टेट है कैलिफोर्निया ने ये तय किया है कि कैलिफोर्निया कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा 2045 तक। यूरोपियन यूनियन 2050 का एम रख रहा है, चाइना 2060 का, जापान साउथ कोरिया 2050 का, भारत भी इसके ऊपर सोच रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि आप जो कार्बन एमिट करते हैं और जो आपका फॉरेस्ट है फॉर एग्जांपल, जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेगा वो 0 रहेगा। कि आपने 10 किलो कार्बन एमिट किया तो आपके फॉरेस्ट इतने हैं कि वो 10 किलो कार्बन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दिस इज कार्बन न्यूट्रलिटी। तो भारत भी इसको अचीव करने की कोशिश करेगा। इसने कोई टारगेट अभी रिलीज नहीं किया है, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमने ये बताया था कि 40% जितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट करेंगे बाय 2030। तो इस प्रकार के लक्ष्य हमने रखे हैं और इसमें हमें पूरी दुनिया को इसमें आगे बढ़ना चाहिए ऑफ कोर्स। और भारत के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो 2050 तक हम गोल्स अचीव करना चाहें या फिर पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को अचीव करना चाहें तो 70% जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारे पास नहीं है। तो दिस इज ए गुड थिंग। लेट बिगिनर की जो अपॉर्चुनिटी होती है कि किसी ने कुछ कर लिया, उनकी गलतियां से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी भारत के पास है। और भारत एक ऐसा देश है कि भारत जब मीन्स लेट्स से कि 70% इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बाकी है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बनाने लगे, जीडीपी की जगह हम ग्रीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करने लगे, तो पूरी दुनिया इससे सीख पाएगी, पूरी दुनिया की मदद भी कर पाएंगे और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया की 3 E's के ऊपर। राइट, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अभी हम थोड़े पीछे हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। वी कैन लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज मिस्टेक। दूसरे देशों की गलतियों से हम सीख सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं। ये वाला आर्टिकल जो है ये लिखा है नवीन बी चावला साहब ने, जो हमारे देश के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। उन्होंने मदर टेरेसा के ऊपर बायोग्राफी भी लिखी है और एवरी वोट काउंट्स नाम की एक किताब भी लिखी है। यह आर्टिकल जो है ये मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर इलेक्शन प्रोसेस का कंपैरिजन भारत और यूएसए, और इसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है इस टॉपिक के ऊपर से। भारत और यूएसए में होने वाले इलेक्शंस, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं वहाँ से हम सीख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो हमसे सीख सकते हैं। राइट, तो इस प्रकार के एंगल से एक प्रश्न पूछा जाए तो ये एक आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यूएसए में जो इलेक्शन हुआ, हमने एक चीज़ मिसिंग देखी वहाँ पर, वो हैं फेडरल इलेक्शन कमीशन ऑफ यूएसए, या फिर जैसे हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है, उतनी पावरफुल इलेक्शन कमीशन या फिर यूएस फेडरल सेंट्रल लेवल का जो उनका इलेक्शन कमीशन है वो उतना पावरफुल नहीं है। और हमारे देश में तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स जो हैं, उन्होंने तो जानबूझकर इन्होंने ये चीज़ को समझ लिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ज़बरदस्त पावर्स होने चाहिए, खास करके इलेक्शन के टाइम पर। राइट, और इलेक्शन के टाइम पर आपने देखा कैसा हर एक बॉडी के ऊपर, हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर इलेक्शन कमीशन का एक प्रकार से टेम्पररी राजा बन जाता है इलेक्शन कमीशन। राइट, इलेक्शन कमीशन जो चाहे वही होता है इलेक्शन के टाइम पर। राइट, तो ये जो पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन के पास वो बहुत अच्छे, और इतने पावर्स हैं कि इवन हायर जुडिशरी जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन की प्रोसेस में इंटरफियरेंस नहीं करती है। और इसी वजह से हम स्पीडी इलेक्शंस हमारे देश में कर पा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में इलेक्शन करवाना कोई छोटी बात नहीं है। और यू वॉन्ट बिलीव, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों के जो इलेक्शन कमीशंस हैं वो भारत से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आते हैं। ये सिलसिला जो है वो बैकग्राउंड में चलता ही रहता है। हमारे देश के लोग कहीं पर जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं खासकर सीखने के लिए, हम वहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। For a start, the Federal Election Commission has much narrower mandate than its Indian equivalent. जो फेडरल इलेक्शन कमीशन है, या फिर मैं कहूँगा यूएसए का जो इलेक्शन कमीशन है, उनके पास जो उनका जो मैंडेट है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है। जो कैंपेन फंड है, बस उनके एक तो 1975 में उसका जन्म हुआ और कैंपेन फंड के ऊपर ही उनका फोकस है कि कितना कैंपेन फंड है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए या नहीं किए। हमारे देश में तो इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना, इलेक्शन कंडक्ट करवाना, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। दूसरी चीज़ें, इलेक्शन जो फेडरल इलेक्शन यूएसए का इलेक्शन कमीशन है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, उसमें से डेमोक्रेट्स के और रिपब्लिकन्स के मेंबर्स होते हैं, और सेनेट यानी कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका एक अप्रूवल
मिलना चाहिए, तब जाकर ये 6 पोस्ट जो हैं, मीन्स 6 पोस्ट में जो 6 लोग हैं उसकी अपॉइंटमेंट का या फिर ग्रीन सिग्नल जो है वो फाइनली पार्लियामेंट का, सेनेट का मिलना चाहिए। अब ज़्यादातर टाइम पर क्या होता है, वहाँ पर वैकेंसीज होती हैं। जब जो चावला साहब जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, वो कहते हैं कि जब वो यूएसए गए थे तो उन्होंने देखा कि कुछ काम के लिए गए थे वहाँ पर डिस्कशन के लिए, तो उस टाइम पर उन्होंने देखा कि 6 में से सिर्फ 2 ही ऐसे लोग वहाँ पर अवेलेबल थे। बाकी के जो 4 हैं वो उनकी वैकेंसीज में वो खाली जगह थी। और अब रूल ये है कि अगर कोई डिसीजन आपको लेना है तो कोरम होना चाहिए। कोरम यानी कि आपके पास लेट्स से अगर डिसीजन लेने के लिए 6 में से 4 लोग तो होने ही चाहिए। अगर 4 से कम हैं, अगर 3 लोग हैं तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो कोरम अगर नहीं है तो आप डिसीजन कैसे लेंगे? तो वहाँ पर यही एक इश्यू है कि बहुत सारे से 100 से भी ज़्यादा सेवरल हंड्रेड मैटर्स आर पेंडिंग, क्योंकि वहाँ पर कोरम नहीं होता है। कई बार तो इतने मेंबर्स ही नहीं होते हैं कि वो कोई डिसीजन ले सके। हमारे देश में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने डिसाइड किया, वो ये हुआ कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जुडिशरी में आप चीज़ें फाइल कर सकते हैं, इलेक्शन के टाइम पर नहीं। और वहाँ पर ये होता है कि इलेक्शन के टाइम पर भी ये फाइल किया जाता है, तो इसकी वजह से इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो डिले होते रहता है। तो हमारे लोगों ने काफ़ी स्मार्टली इसको डिज़ाइन किया कि अगर कोई इश्यू है तो इलेक्शन ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप केस फाइल कर सकते हैं। एक चीज़ जो हम उनसे सीख सकते हैं दैट इज़ पोस्टल बैलेटिंग। मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया था कि यूएसए में इस बार 40% वोटर्स जो हैं उन्होंने पोस्टल बैलेटिंग, यानी कि अगर आपको पोस्टल बैलेट करना है तो बहुत ही सिंपल ये है कि आप वेबसाइट में जाइए और अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए, बता दीजिए कि आपको घर से वोट देना है। तो जो उसका कागज़ है, जो कवर है, एनवोलप है, वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और फिर आप वोट कर सकते हैं। पोस्ट मीन्स आपको जो भी पसंद है उसको टिक कर दीजिए और फिर एनवलप को सील करके बंद करके आप पोस्ट ऑफिस का जो डिब्बा है वहाँ पर डाल दीजिए और फिर उसको राइट जगह पर वो पहुँच जाएगा और फिर उसको काउंट किया जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यूएसए में इससे पहले का जो 2016 का इलेक्शन था तो लगभग 25% ने ऐसे वोट किया था। तो ये एक चीज़ें ऐसी हैं। हमारे देश में जो स्टाफ हैं, आर्मी के मेंबर हैं, पुलिस सीएपीएफ के मेंबर्स हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं होते हैं, तो वो इसका पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यूएसए से हम इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से, रोबस्ट तरीके से इसका इस्तेमाल करें, वो करें। और दूसरी एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, जो चावला साहब ने ऐड नहीं की है, वो ये है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर बैंक नहीं है लेकिन वहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। तो हमारे देश में जो पोस्ट ऑफिस का रीच है वो बहुत ही अच्छा है। तो इसका एक पोस्टल बैलेट का एक बहुत ही मीन्स डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए किया जा सकता है। और जो इलेक्शन के टाइम पर होता है कि कार आपको पिकअप और ड्रॉप करती है पॉलिटिशियंस की, ये सारी चीज़ें भी चली जाएगी। आप घर बैठकर वोट दे दीजिए, राइट। तो बूथ कैप्चरिंग और ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी जगहों पर होती है, ये भी नहीं होगी। तो ये ऑप्शन भी लोगों को मिल जाएगा कि वो अपना वोट जो है वो जब चाहे तब दे सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम उनसे सीख सकते हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें जो वो हमसे सीख सकते हैं, राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और फ्यूचर में अगर इसके साथ जुड़े हुए कोई दूसरे ऐसा आर्टिकल मिला तो हम इसकी भी डिस्कशन करेंगे फॉर श्योर। डियर फ्रेंड्स, बिग दिवाली सेल का लाभ ज़रूर उठाइएगा एंड आई विल सी यू विद इंग्लिश वर्जन ऑफ द हिंदू, उसके बाद द डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।